नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 फरवरी के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। जी हां, जो करंट अफेयर्स हैं आज के वो विनीत सर आपके लिए लेके आएंगे। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं आज? तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके एक आर्टिकल, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया एक्चुअली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च कर रहा है, सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर मिला के, इसके बारे में बात करेंगे। यूट्यूब और व्हाट्सएप की एज में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कितने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, इसका एक एग्जांपल दिया जर्नलिस्ट ने यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखेंगे। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे बात की गई है। और सेफ अक्रॉस बॉर्डर, ये जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में यूपीआई की फैसिलिटी शुरू हुई है, इसको लेके एक आर्टिकल है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो भैया आज की पहला एडिटोरियल आर्टिकल, अ केस दैट स्कीन्स द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। गौतम भाटिया साहब ने लिखा है, दिल्ली बेस्ड लॉयर्स हैं। ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के ऊपर बात कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट को आप कह लो दबे शब्दों में क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो रिसेंटली अगर आप देखो तो 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की केसेस सुन रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को लेके। जून 2022 में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जब रूली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस थे इस सरकार में, क्योंकि शिवसेना अंदर से टूट गई थी। एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर एमएलएज ने बीजेपी के साथ अपने आप को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ कोalition में सरकार बना ली। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को नहीं छोड़ा। तो ये पूरी लड़ाई थी और जिसको खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी फाइनली अपना डिसीजन दिया है। ये इस बात को लेके थी कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की कमान एक्चुअली में है किसके हाथ में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट केस हियर कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर केस का जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आगे आने वाले समय में बहुत चीजें डिसाइड कर लेगा विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ की फिर बात करने लगे हैं ऑथर यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10वां शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए आया गया था क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग लेजिस्लेटर्स द्वारा बहुत बढ़ गई थी। पैसों के लालच में, मिनिस्टर की कुर्सी के लालच में किसी ने धमकी दे दी, या तीनों को अगर मिला लो तो रेगुलरली लेजिस्लेटर्स, एमएलएस, एमपीज पार्टी एफिलिएशंस बदल रहे थे, सरकारें बना रहे थे, गठबंधन टूट रहे थे, बन रहे थे। तो 10th शेड्यूल ने एक कानून यहां पे इशू किया कि कोई भी लेजिस्लेचर अगर पार्टी व्हिप की डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट करेगा तो उस केस में उसको हाउस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल के अंदर स्प्लिट के भी प्रावधान रखे गए। तो शुरुआत में इंट्रा पार्टी डिसेंट के लिए पहले वो 1/3 थे, बाद में वो 2/3 हो गए। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि शिवसेना जी का जो फैक्शन है वो ओवरऑल अगर अलग हुआ उद्धव ठाकरे साहब के फैक्शन से, वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिला जाके, या उसने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, वो शिवसेना की ही लीडरशिप को यहाँ पे क्लेम कर रहा है। पिछले 40 सालों से अब तक की बात की जाए तो 10th शेड्यूल के काम करने के तरीके पे अक्सर कर उंगलियां उठाई जाती हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ट्रू सेंस में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो कुछ लीडर्स होते हैं वो जो बोलते हैं, बाकी लेजिस्लेटर्स आंख बंद करके वही फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस इज पावर पॉलिटिक्स एंड नो हाई माइंडेड एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रा पार्टी डिसेंट इज एविडेंट फ्रॉम द वेल डॉक्यूमेंटेड राइज ऑफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स विद पार्टी लीडर होल्ड देयर फ्लॉक। बेसिकली क्या हुआ कि जब एकनाथ शिंदे साहब उद्धव ठाकरे साहब के फैक्शन से अलग हुए तो गुवाहाटी गए रिजॉर्ट में, फिर गोवा गए। तो उस कंटेक्स्ट में यही बताया जा रहा है कि 10th शेड्यूल की यहाँ पे कोई खास यूटिलिटी है नहीं। ओवरऑल एक पार्टी लीडर अपने सारे फॉलोवर एमएलएस को लेके कहीं चला जाता है, वो फॉलोवर एमएलएस उस लीडर के हिसाब से ही काम करते हैं। तो जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो सुप्रीम कोर्ट को प्ले में आना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्मेशन में 10th शेड्यूल के प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चनेबल जजमेंट्स दिए हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो पिछली बार जब एकनाथ शिंदे जी का फैक्शन उद्धव ठाकरे से अलग हुआ था, 2022 के मिड की बात हो रही है, तो उस समय पे जो डेप्यूटी स्पीकर थे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसने शिवसेना के सपोर्टर एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की बात की, लेकिन डिस्क्वालीफाई वो हुए नहीं। उसके अलावा अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की परमिशन दे दी। तो बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी क्वेश्चन किया जा रहा है ऑथर के द्वारा कि भाई जब ये ओवरऑल लेजिस्लेटर्स अलग थे आपकी मेन पार्टी व्हिप से,
तो आपने इनको फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन क्यों दी? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि ये जो अलग एमएलएज हैं ये मेजॉरिटी क्लेम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में एक बार तो वोटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होनी चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर साहब इनको डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके खिलाफ खुद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में, और स्पीकर उस समय पे थे नहीं, और गवर्नर के रोल के भी यहाँ पे काफी हद तक क्वेश्चन किया गया। तो ये कुछ चीजें हैं इस रिस्पेक्ट में। बेसिकली दबे शब्दों में ओवरऑल एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बुराई कर रहे हैं ऑथर, और उसके रिस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टिमेट्स इनकम्प्लीट पिक्चर को पोर्ट्रे करते हैं, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी रेशियो वो 0.7% है, मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड से बहुत कम, और दुनिया का जो एवरेज है 1.8% उसके आधे से भी कम। और इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आर&डी में कम इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप देखो तो लीडिंग दुनिया की इकोनॉमीज में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 2/3 खर्च करता है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन आर&डी। मतलब यूएस में अगर 100 रुपया खत्म किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो 66 रुपया आता है यूएस की डोमेस्टिक मल्टीनेशनल कंपनीज से। लेकिन इंडिया के अंदर ये शेयर केवल 37 रुपीज है, 37% है। ठीक ना भाई? लेकिन फिर भी ओवरऑल एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक के बेसिस पे ऑथर बोल रहा है कि इंडिया का ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है आर&डी के ऊपर, ये एक अंडर एस्टिमेट है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एक 2022 का ब्रीफ है नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें ओवरऑल यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज ने फॉरेन कंट्रीज में जाके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया उसकी बात की जा रही है। तो यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने ऐसा बताया कि 2018 में इंडिया में आर&डी में खर्च किए $9.5 बिलियन, और उसके बाद 2019 में खर्च किए $9.8 बिलियन। तो ओवरऑल एक तरफ तो यूएस की कंपनियां दिखा रही हैं कि $9.5 बिलियन 2018 में, जो कि हो जाएगा $649.7 बिलियन, ये आर&डी में खत्म किए इंडिया के अंदर, और यही अमाउंट 2019 के लिए कितना है? $9.8 बिलियन, या फिर कह लीजिए 690.2 बिलियन रुपीस। अब अगर आप भारतीय सरकार के फिगर्स की बात करो तो भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2020, इसका यह बोलना है कि इंडिया के अंदर जो आर&डी स्पेंडिंग हुई है बाय फॉरेन एमएनसीज 2017-18 में वो केवल 60.9 बिलियन रुपीस है। तो एक तरफ तो 650, 640, 690 बिलियन रुपीस केवल यूएस की एमएनसीज इंडिया के आर&डी में खर्च कर रही हैं, ऐसा यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं, और उसके अलावा यूरोप वगैरह की एमएनसीज भी कर रही होंगी। लेकिन इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहा है कि केवल 60.9 बिलियन रुपीस आया है आर&डी के अंदर। तो कुछ तो यहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो यहां पे जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये कंपाइल करता है जीईआरडी के स्टैटिस्टिक्स को। ये जीईआरडी बीमारी वाला जीईआरडी नहीं है, जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस जीईआरडी का मतलब। अब एक क्वेश्चन यहां पे बड़ा जेन्युइन उठता है कि अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फिगर्स पता करने हैं जो सरकार ने खर्च किए हैं, या हायर एजुकेशन सेक्टर में खर्च हुए हैं, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज द्वारा खर्च किए हैं, तो वो कंप्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस हद तक खर्च कर रही हैं, इसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर पाना ओवरऑल NSTIMS के लिए मुश्किल हो सकता है। NSTIMS क्या है बता दिया ना, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंफ्यूज मत होना, मैं NSTIMS बोलूंगा, बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा। अब NSTIMS इंफॉर्मेशन कैसे कंपाइल करता है? तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की कुछ रिकॉग्नाइज्ड R&D यूनिट्स हैं, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोवेस डाटाबेस है। तो इन दो डाटाबेसेस से जो डाटा निकल के आता है उसको यहां पे कंपाइल किया जाता है, और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ भाई ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग में एक्चुअली में कितना खर्चा पैसा खत्म हो रहा है। अब अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा है, तो उस प्राइवेट कंपनी का R&D एक्सपेंडिचर यहां पे अपडेट नहीं होगा। कई बार क्या होती है कि प्राइवेट R&D फर्म्स सर्विस सेक्टर में जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं, और कई बार तो क्या होता है कि ये जो R&D फर्म्स है ना, उनका यूजुअल बिजनेस कुछ और होता है, लेकिन उस यूजुअल बिजनेस के पीछे वो थोड़ी बहुत R&D भी कर रही होती हैं। तो एक जो कंसोलिडेटेड इकोनॉमिक फिगर उनका दिखता है वो उनके यूजुअल बिजनेस का दिखता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो हेड है वो अलग से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। तो इसके चलते अगर आप देखोगे
तो प्राइवेट कंपनीज प्रॉपर तरीके से अपना डाटा डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं DSIR को, NCT-IMS को, इसलिए ओवरऑल इंडिया के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमको फिगर नहीं मिल पा रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसने 298 फर्म्स को देखा जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रही थी R&D पर्पसेस के लिए फ्रॉम 2004 टू 2016, और इन 298 फर्म्स में से केवल 11% फर्म्स ने अपने आप को डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ रजिस्टर किया है। प्रोवेस डाटाबेस की बात की जाए तो इट कवर्स ओनली 3.5% ऑफ द करंटली एक्टिव रजिस्टर्ड एंटरप्राइज, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनमें से केवल 3.5% पाई जाती है प्रोवेस डाटाबेस में। केवल इन 3.5% का R&D एक्सपेंडिचर दिखेगा, और वो भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट और अकाउंट सेक्शन ने R&D का अलग हेड बनाया है कि नहीं बनाया है कॉस्ट शीट में। तो कुल मिला के जो हमारे पास डायरेक्टरीज अवेलेबल है, DSIR डायरेक्टरी, प्रोवेस डाटाबेस, ये आपकी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, इन सब में जब तक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा कि R&D में कितना पैसा खर्च किया जा रहा तब तक आप पता नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सिगटुपल टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है, लीडिंग स्टार्टअप है इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्थ टेक को लेकर इसने 19 पेटेंट फाइल किए हैं 2021 में, और इस पर्टिकुलर कंपनी का डाटाबेस ना DSIR के रिकॉर्ड्स में है और ना ही प्रोवेस डाटाबेस के रिकॉर्ड्स में। मतलब ये कंपनी R&D के फील्ड में काम कर रही है इंडिया के अंदर, और ये R&D में कितना खर्चा हो रहा है ये हम रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं DSIR और CMIE के प्रोवेस डाटाबेस के हिसाब से, और दोनों में कवर नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहां पे एक ऐसे मेथड की जरूरत है जहां पे इंडिया के अंदर काम करने वाली फर्म्स अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग को रिपोर्ट करें, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करें। एक फॉर्मेट यहां पे रिलीज किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, जिसके थ्रू एक्टिविटीज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडॉप्शन एंड एडेप्टेशन इनको प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाए। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो R&D की स्पेंडिंग को रिपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनके पास पेटेंट्स हैं इंडिया के अंदर, और बहुत सारे पेटेंट्स उनके रजिस्टर्ड हैं US के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ। हो सकता है कुछ कंपनीज ओवरऑल US की सरकार को ना बताने के लिए इंडिया के अंदर R&D करती हों, क्योंकि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में पैसा भी कम खर्च करता है। तो हो सकता है US की पेरेंट कंपनी बिना US को बताए इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया के अंदर R&D कर रही हो, और हो सकता है US की सरकार को पसंद ना आए इसलिए उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। R&D इकोसिस्टम में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म मेजर्स की जरूरत है। कितने पेटेंट्स ग्रांट हुए इंडिया के अंदर, US के अंदर, क्या मेथड है ओवरऑल R&D परफॉर्मिंग इंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करने का, इन सब चीजों में बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लेने की जरूरत है। फिर भाई अगला आर्टिकल, प्रोटेस्ट इन द एज ऑफ यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। बेसिकली यहाँ पे इशिता मिश्रा जी हैं, ये कह रही हैं कि जब ये जोशीमठ गई, जोशीमठ ऑब्वियसली बात है बद्रीनाथ जाने के रास्ते में जोशीमठ आता है, ठीक है, तो जोशीमठ आज की डेट में सिंकिंग टाउन है। आपको पता है कि नेशनल एक्वीफायर से पानी हटने के चलते जोशीमठ सिंक कर रहा है। अभी रिसेंटली देखने को मिला कि लोगों के घरों में दरारें आ गई, सड़कों में दरारें आ गई, एकदम से अर्थ सरफेस वहां पे सिंक कर रही है। तो यहाँ पे इशिता मिश्रा जी ने रेजिडेंट्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बात की। तो सिंगदर ब्लॉक में एक 72 साल की सुनीता देवी के साथ इशिता मिश्रा जी ने बातचीत की। भले ही सुनीता देवी यहाँ पे एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन अवेयरनेस थी उनके अंदर, इस क्राइसिस के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज थी। यहाँ पे सुनीता देवी ने 1976 की MC मिश्रा कमेटी के बारे में बताया इशिता मिश्रा को। फिर उन्होंने बताया कि कैसे ये जो NTPC का प्लांट बना है, सारा बवाल इसकी वजह से हो रहा। जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जोशीमठ का, वो पहले ही प्रॉब्लम्स को फ्लैग कर चुका है सरकार को, पर सरकार यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो कुल मिला के एक बूढ़ी लेडी जो अनपढ़ है 72 साल की, उसको तक इश्यूज के बारे में बहुत कुछ पता है। ये उसको कैसे पता है? तो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये रियल टाइम में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। इनको कॉम्प्रोमाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और लोग इन प्लेटफॉर्म्स को पढ़ के काफी कुछ जान भी लेते। कुछ ऐसे ही एक 23 साल के सुनील रावत जी ने इशिता मिश्रा जी को इन्फॉर्मेशन बताई, और इन सब की इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था? तो सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो कि काफी चलता है। क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, यूट्यूब पे एकदम से अर्जेंट बेसिस पे वीडियो आ जाती हैं,
तो कुल मिला के नॉलेज डिसेमिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर ऑथर यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं, बता रही हैं कि जब अप्रैल से दिसंबर 2011 में अन्ना हजारे जी का एंटी करप्शन आप कह लो मूवमेंट चला था, तो उस समय पे उस मूवमेंट के लाइव अपडेट्स यूट्यूब व्हाट्सएप पे नहीं जा रहे थे। लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में पता था कि अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे हैं, तो उनके साथ सॉलिडारिटी में पूरे इंडिया में लोग अनशन पे बैठे थे, बट लाइव टेलीकास्ट नहीं जा रहा था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगले दिन न्यूज़पेपर पे या फोन कॉल वगैरह से पता चलता था। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब व्हाट्सएप में लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, लाइव बेसिस पे हर सेकंड की इंफॉर्मेशन पूरे देश में लोगों को पता चलती है, जिससे कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ती है। फिर अगली न्यूज, राइट्स एट द सेंटर ऑन चिल्ड्रन राइट टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये अपने आप में पहला चार्टर था वो बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र के उनको बेसिक राइट्स देने का। टाइटल क्या था? मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव। तो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, चिल्ड्रन को उनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता है, कैसे उनका अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। बेसिकली अगर आप देखो तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंप्रूवमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। बच्चों का बर्थ रजिस्टर करना, उनकी हेल्थ केयर के बारे में लीगल आइडेंटिटी जानना वगैरह वगैरह, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे के फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इसके लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया है। डीएनए टेस्ट से आप बच्चे को मैकेनिकली आप कह लो फोर्स नहीं कर सकते। बेसिकली आप चाइल्ड कैन नॉट बी मैकेनिकल सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग लड़ रहे हैं, वाइफ हस्बैंड से पैसा निकालना चाहती है, हस्बैंड बोल रहा है दूसरे बेटे का मैं पैसा नहीं दूंगा, मुझे डाउट है मेरा बेटा है कि नहीं है। अब इस केस में ऑर्डर हो जाता है बेटे का डीएनए टेस्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और बीवी रागनतना ने बोला है कि किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चे की जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसकी आइडेंटिटी होती है, उसका एसेंस होता है, और उसकी इस इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को नॉर्मल केसेस में बाहर नहीं निकाला जा सकता। बच्चों को आप मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह रिगार्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्पाउसेस के बैटल के अंदर बच्चे फोकल पॉइंट नहीं बन सकते। यहां पे 1989 की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड को कोट करके ऑथर बोल रहा है कि अगर आप सच में बच्चों के राइट्स की बात करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इंडिया के अंदर हर बच्चे को, ऑलमोस्ट बहुत से बच्चे को स्पेशल केयर और असिस्टेंस की जरूरत है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चों का बचपन खराब हो जाता है, उनकी बीमारी लग जाती है, उनकी मौत हो जाती है, जीते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत से नियम कानून मचाए गए हैं बच्चों के राइट्स को बचाने के लिए, लेकिन ये नियम कानून प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है, ओवरऑल आप बच्चों की प्राइवेसी को लेके यहां पे सजग हो, लेकिन बच्चों की प्राइवेसी के साथ एब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, नेग्लेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, इन सब पे भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर अगला, सेफ अक्रॉस बॉर्डर ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे नाउ लिंक। तो भैया यहां पे अगर आप देखो तो 21 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नर शक्तिकांता दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन, इन दोनों ने टोकन अमाउंट ट्रांसफर किया यूपीआई के थ्रू। आपको पता होना चाहिए इंडिया का यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जुड़ गया है सिंगापुर के पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशन से, और आप इंडिया और सिंगापुर के बीच में पैसा भेज सकते हो। तो अपने आप में साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है सिंगापुर, और मलक्का स्ट्रेट में आप कह लो सिंगापुर एक, मतलब साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, और मलक्का स्ट्रेट के आसपास का जो सिंगापुर है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बीइंग इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा सिंगापुर में सेटल्ड है, उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मरीन शिपयार्ड, सर्विस सेक्टर में बहुत से इंडियंस काम कर रहे हैं। तो अब सिंगापुरियन डॉलर इंडिया भेजा जा सकता है और इंडियन रुपीज सिंगापुर भेजे जा सकते हैं, और वाइस वर्सा, ठीक है ना भाई। फंड्स दिए जा सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ रिलेटिव और एज अ गिफ्ट, और सीमलेसली ये कनेक्टेड है यूपीआई एट द इंडियन एंड और पे नाउ ऐप एट द सिंगापुर एंड। अब इसके लिए देखो तो इंडिया में अभी 6 बैंक्स हैं, जिसमें 3 स्टेट रन बैंक्स हैं, 2 प्राइवेट बैंक हैं, और सिंगापुर डीबीएस बैंक की जो इंडियन यूनिट है वो सिंगापुर से आने वाले पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट होल्डर्स के। उसी प्रकार से एक प्राइवेट लेंडर है और 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि इंडिया से पैसा बाहर सिंगापुर में भेज सकते हैं। तो इनकी यूपीआई से आप यहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी के लिए जो यूपीआई की लिमिट रखी गई है वो कम रखी गई है, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 60,000 रुपया या फिर 1,000 सिंगापुरियन डॉलर्स आप भेज सकते हो। तो अपने आप में देखा जाए तो शुरुआत के पर्सपेक्टिव से आप इस स्कीम को अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि देखिए यहां पे अभी के लिए या तो हवाला चैनल से भेजो या वायर ट्रांसफर फैसिलिटी, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, इस प्रकार के मैकेनिज्म भेजो जो महंगे होते हैं। यूपीआई और पे नाउ से सीधे सीधे कनेक्ट बैठेगा और एकदम पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफर होगा,
एक्सटर्नल सेटलमेंट, करेंसी। देखिए अभी क्या है, अभी तक अगर आप पैसे को इंडियन रुपीस को सिंगापुरियन डॉलर से सीधे सीधे एक्सचेंज करोगे बहुत मुश्किल होगा। कोई भी इंडियन टूरिस्ट इंडिया से अगर बाहर जाता है तो या तो वो यूएस डॉलर लेके जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ज्यादातर यूएस डॉलर ही लेके कवर करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर की पूरी दुनिया में डिमांड है। तो इंडिया और सिंगापुरियन डॉलर्स की इंटर एक्सचेंजेबिलिटी यहाँ पे काफी रिजॉर्ट हो जाएगी, काफी सिंक्रोनाइज हो जाएगी इस पर्टिकुलर यूपीआई और पेनाउ के लिंक के बनने के बाद। और इंडिया का जो इकोनॉमिक एसोसिएशन है सिंगापुर के साथ और एशियान के साथ, वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करिएगा, ज़रूर से इसको बाकी लोगों को बताइए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा पुश मिले। हैव अ ग्रेट डे।